हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, चाहे वे पॉलिटी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से या फिर इकोनॉमिक से या फिर एनवायरनमेंट से, उनको कवर करते हैं। तो आज है 23 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी ईपीएफओ निकासी नियमों में परिवर्तन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, और तीसरी जो न्यूज़ है भारत में मैच जो फिक्सिंग है उसकी कानूनी स्थिति क्या है, उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहने वाली है, व्हाट इज़ ईपीएफओ नंबर रिवाइल्स ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ विदड्रा ड्यूरिंग एम्प्लॉयज वर्क टेनु डेप्लेट्स what it means to be there post requirement money. This is one of the reason cited by EPFO for the changes it reactantly proved। यानी कि जो EPFO है, यानी कि जो पीएफ कहा जाने वाला आज जो अकाउंट में हमारा जो बैलेंस आता है उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या जो नए नियम हैं उनके अंदर किए गए हैं उनको जानने की जो है हम कोशिश करेंगे। तो जो ईपीएफओ है दरअसल वो होता क्या है? तो जो ईपीएफओ है यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत सरकार का जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके तहत समाज की सुरक्षा का एक संगठन जो है ईपीएफओ बनाया गया है। यह क्या करता है कि जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य की जो निधि और विविध प्रावधान अधिनियम हैं जो कि 1952 के तहत संचालित किए गए थे, और मुख्य रूप से जो औपचारिक एरिया हैं उनके कर्मचारियों के लिए जो सेना निवृत्ति यानी कि जो बचत है और सामाजिक सुरक्षा है उसको प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो कर्मचारी हैं या फिर जो सेना निवृत्ति हैं बेरोजगारी या फिर जो अन्य आपात स्थितियों में वित्तीय सहायता को जो है प्रदान करना है। जो ईपीएफओ है यानी कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, इसके नवीनतम जो आंकड़े हैं यानी कि अक्टूबर 2025 तक के जो कर्मचारी हैं उनकी सेना निवृत्ति बचत पर गंभीर संकट जो है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। 30 करोड़ से अधिक जो खाते हैं उन संगठनों में 7 करोड़ से ज़्यादा जो सक्रिय योगदानकर्ता मौजूद हैं और कुल कोष का लगभग 26 से 30 लाख करोड़ रुपए हैं। लेकिन इनका जो कार्यकाल है उसके दौरान बार बार जो है जो पीएफ है इसकी निकासी के कारण अधिकांश जो सदस्य हैं उनका पीएफ बैलेंस सेनानिवृत्ति के समय नगण्य रह जाता है। जैसे कि जो कोविड-19 था उसके बाद निकासी की जो व्यवस्था थी, जो पीएफ के पैसे निकाले जाते थे इनमें 55 गुना वृद्धि हो गई थी, जिससे कि जो पेंशन योग्यता है यानी कि जो ईपीएस है इसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं हो पाती। तो जो ईपीएफओ है इसकी 238वीं सीबीटी बैठक हुई 13 अक्टूबर 2025 को। उसके जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए जो कि निकासी के जो नियम हैं उनमें बदलाव का मुख्य आधार बने हैं। क्या हैं वे प्रमुख आंकड़े जिनके आधार पर जो ये नए नियम हैं बनाए गए हैं? तो पहला जो निकासी और सेनानिवृत्ति कोष हैं उस पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो जो ईपीएफओ है उसके आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जो निचले वेतन वर्ग के श्रमिक हैं यानी कि जो सदस्यों का बहुमत है तत्काल ज़रूरतों यानी कि जो बेरोजगारी है, चिकित्सा, शिक्षा या फिर विवाह के लिए जो है क्या करते हैं पीएफ को निकासी कर लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं, जिससे कि जो चक्रवर्ती ब्याज है जो कि 8.25 पर वार्षिक मिलता है उसका लाभ जो है उन्हें नहीं मिल पाता। और इसके प्रमुख आंकड़े क्या हैं कि अंतिम निपटान पर कम बैलेंस यानी कि 50% जो सदस्य हैं उनके पास मात्र 20,000 से कम ही रुपए जो हैं वो बचे पाते हैं, और जो 75% सदस्य हैं उनके पास में 50,000 से
कम बच पाते हैं और 87% जो सदस्य हैं उनके पास जो रुपए हैं वो 1 लाख से कम बचते हैं। और जो 75% है यानी कि जो ईपीएससी योगदान करता है 3 वर्षों के अंदर योजना से बाहर हो जाते हैं, जिससे कि जो पेंशन है वो अयोग्यता बढ़ती है। जो परिवार है उसकी पेंशन या फिर जो मृत्यु है उसका लाभ इससे प्रभावित होता है। जो निकासी की प्रवृत्ति है यानी कि जो पिछले दशक में आंशिक निकासी है 55 गुना बढ़ी है और कोविड के दौरान 1.8 करोड़ तक पहुंची थी। जैसे कि जो 30% फार्म हैं उनमें 19% के जो दावे हैं वो अस्वीकृत किए गए और 26% फार्म में 20 जो हैं मृत्यु पर निकासी अस्वीकृत हुई और 22% जो फार्म हैं उनमें यानी कि 31% जो आंशिक निकासी है वो अस्वीकृत हुई है। तो इसके क्या परिणाम हुए कि जो सदस्य हैं उनको सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम पेंशन यानी कि 1,000 रुपये मासिक या फिर कोई पेंशन नहीं मिलती। तो ये आंकड़े जो हैं ईपीएफओ का जो डाटा है उसके लिए लिए गए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि निकासी का जो कोष है वो 50 से 75% तक घट जाता है और 1 करोड़ से अधिक जो सदस्य हैं उनको पेंशन का लाभ जो है वो नहीं मिल पाता। तो जो प्रस्तावित परिवर्तन हैं उनके क्या कारण हैं और उसमें बचत में जो है कैसे सुरक्षा या फिर रक्षा होगी। तो जो ईपीएफओ है इसने इन आंकड़ों के आधार पर ईपीएफओ 3.0 के तहत निकासी नियमों में बदलाव किए हैं, जो कि 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुए हैं। तो इसके उद्देश्य जो हैं क्या हैं? जो तत्काल राहत है उसको प्रदान करना, लेकिन जो सेवानिवृत्ति होती है उसको कोष को सुरक्षित रखना इनका उद्देश्य है। इनके अंदर बदलाव और जो सरलीकरण, डिजिटीकरण और जो न्यूनतम बैलेंस है उस पर इनका जो उद्देश्य है वो केंद्रित है। इसमें मुख्य बदलाव क्या किए गए हैं कि जो निकासी सीमा का उदारीकरण है, यानी कि 100% जो योग्य बैलेंस है कर्मचारी प्लस नियोक्ता का योगदान प्लस ब्याज, यानी कि तीनों को मिलाकर जो है निकाल सकते हैं। तो पहले केवल जो कर्मचारी होता था उसका हिस्सा जो है इसके अंदर शामिल था। जो न्यूनतम बैलेंस है वो अनिवार्य है, यानी कि हमेशा जो है 25% जो बैलेंस है वो खाते में रहना जरूरी है सेवानिवृत्ति बफर तक। यह जो है 8.25% यानी कि 8.25% ब्याज कमाता रहेगा। उदाहरण के लिए अगर 8 लाख बैलेंस है तो उस पर 6 लाख बनता है, उसका 75% 8 लाख का, तो उनको जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन जो 2 लाख रुपए हैं उनको नहीं निकाल पाएंगे। तो उन्हें इस जो ये बचे हुए पैसे हैं इनका उपयोग जब वे पेंशन होगी उसमें इनको मदद मिलेगी। जो बेरोजगारी है उस पर इसकी निकासी और जो समय पर इसका पूर्ण निपटान। तो 12 महीने जो बेरोजगारी है उसके बाद पहले 2 महीने ईपीएस निकासी, यानी कि 36 महीने बाद पहले 2 महीने ये जो है उनका बैलेंस निकाल सकते हैं। तत्काल जो 75% जो निकासी है वह संभव है और शेष जो 25% है उसको 12 महीने बाद जो है निकाला जा सकता है। इससे जो सेवा होगी उसकी निरंतरता बनी रहेगी। यानी कि ये जो क्या है कि जो ईपीएस की निकासी है वो 36 महीने बाद जो है वो कर सकेंगे। पहले 2 महीने में क्या होगा, वह 75% जो निकासी है यानी मीन जो पैसे हैं उनको निकाल पाएंगे, लेकिन जो 25% पैसे हैं उनको वह 12 महीने बाद जो है यानी कि निकाल सकेंगे। तो जो सरलीकरण की श्रेणियां हैं यानी कि किन किन श्रेणियों में इन्हें रखा गया है, तो 13 जटिल श्रेणियां हैं जो कि 3 में विलय हैं। तो जो आवश्यक ज़रूरतें जैसे कि चिकित्सा सेवा, विवाह, आवास या फिर जो विशेष परिस्थितियां हैं बिना कारण बताएं, और जो न्यूनतम सेवा है यानी कि सभी के लिए 12 महीने पहले 5-7 वर्ष। तो जो दस्तावेज मुक्त है यानी कि 100% जो स्वचालित हैं
यानी कि 5 लाख तक का जो ऑटो सेटलमेंट है और अन्य सुविधाएं जैसे कि एटीएम, यूपीआई से तत्काल निकासी, यानी कि मई और जो जून है 2025 से, या फिर जो पासबुक लाइट ऐप है, विश्वास योजना है, वो जो है लागू किए गए हैं। तो इसके क्या लाभ हैं कि जो सरलीकरण है उसके दावे अस्वीकृत जो हैं वो घटेंगे। पहले 20 से 30%, 125% का जो बफर है उससे कोष बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर 5 लाख रुपए पर 18 वर्ष में 8.25 पर जो है 21 लाख बनाम जो एफएफ है उसमें 14% पर 45 लाख, लेकिन जो जोखिम है वो अधिक है। जो डिजिटल सुधार है उससे प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। औसत जो है 6 दिन में अपील का निपटान किया जाएगा। और आलोचनाएं जो हैं वो क्या क्या हैं कि लंबा इंतजार, यानी कि 12 से 36 महीने जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही कष्टकारी, खासकर जो आईटी ले ऑफ में हैं, यानी कि जो टीसीएस है उसने 20,000 नौकरियां जो हैं वो काटी हैं। तो जो 25% लॉक इन है उसको सरकार की जो लिक्विडिटी बीमा है वो कहा जा रहा है। जो विपक्ष है यानी कि जो कांग्रेस है उसने चोरी का आरोप लगाया है और एक्स पर बहस में 13,000 प्लस जो लाइक्स वाले पोस्ट में ब्यूरोक्रेटिक क्रूरता का उल्लेख भी जो है वो किया है। तो जो सरकार है उसका बचाव जो संतुलित कदम है कि 75% तत्काल उपलब्ध लंबी अवधि की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेगा। ईपीएफओ ने जो सोशल मीडिया है उस पर जो है वो साफ साफ किया है कि यह जो है सुरक्षा जाल है, न कि किसी पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगारी है वो सहायता प्रणाली की कमी पर सवाल उठा रही है। तो जो ये न्यूज़ है हमारी, इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो प्रीलिम्स ईयर के जो प्रीवियस ईयर हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, उनसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये 2015 में जो प्रीलिम्स है यानी कि जीएस पेपर 1 है उसके अंदर आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं दोनों द्वारा किया जाता है। दूसरा है ईपीएफ का ब्याज दर जो है सरकार द्वारा तय किया जाता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी 1 और 2 दोनों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्मचारी राज्य बीमा योजना और जो ईपीएफओ है उसके संदर्भ में सही नहीं है? ए है ईएसआईसी चिकित्सा लाभ प्रदान करती है जबकि ईपीएफओ सेवानिवृत्ति लाभ। बी है दोनों योजनाएं श्रम मंत्रालय के अधीन हैं। सी है ईपीएफओ में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पेंशन के लिए आवश्यक है। डी ईएसआईसी केवल कारखानों पर लागू होती है। तो हमारा आंसर होगा डी कि जो ईएसआईसी है यह केवल कारखानों पर लागू होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के दौरान ईपीएफओ ने किस सुविधा की शुरुआत की थी? ए ऑटो पासबुक, बी उन्नत निकासी यानी कि एडवांस विथड्रॉल, सी डिजिटल केवाईसी, डी है सभी। तो हमारा जो आंसर है वो होगा बी उन्नत निकासी की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वो क्या है? ए 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 1500 रुपये, डी 2000 रुपये। तो हमारा आंसर होगा बी 1000 रुपये। जो इस न्यूज़ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं जैसे कि ईपीएफओ है या फिर ईएसआईसी है,
इसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए। असंगठित क्षेत्र में इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है कि महामारी के बाद सामाजिक सुरक्षा का जो नेटवर्क है यानी कि EPFO है या फिर PMJJBY है, इनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चुनौतियां और सुधार भी जो हैं वो सुझाइए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो होगी जापान फर्स्ट वुमेन PM सोशल कन्वर्जेक्टिव चाइना हाक, यानी कि जो ये न्यूज़ है यानी कि जो जापान की पहली जो महिला वुमेन है वो प्रधानमंत्री बनी है, उनको लेकर रहेगी। तो ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? 21 अक्टूबर 2025 को जापान की जो संसद है उसने साने ताकाइची को देश का प्रधानमंत्री चुना है, जो कि जापान के इतिहास में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री का जो पद है वो दिया गया है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर महिला प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन जो ताकाइची है उसका चयन उत्सव का विषय कम लग रहा है और विवादास्पद जो है वो अधिक लग रहा है। यानी कि उनका जो चुनाव है उससे खुशी जो है वो कम मिल रही है, यानी कि जो जनता है उनको, और जो विवाद हैं वो अधिक खड़े हो रहे हैं क्योंकि वे सामाजिक रूप से अत्यंत रूढ़िवादी हैं। उनके जो विचार हैं उनको अल्ट्रा जो नेशनलिटी है यानी कि अति राष्ट्रवादी कहा जाता है। जो समाज है यानी कि जो सामाजिक रूप से वो रूढ़िवादी हैं, जो कि पारंपरिक मूल्यों की जो पैरवी हैं यानी कि विताकीची, उनको जापान की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से प्रेरित हैं। वे जो हैं सामाजिक मुद्दों पर कट्टर रूढ़िवादी जो दृष्टिकोण है उसको रखती हैं। तो जो परिवार या फिर लिंग की भूमिकाएं को देखें तो वे जो विवाहित जोड़े हैं उनके लिए अलग अलग उपनामों की अनुमति देने वाले जो कानून है उसका विरोध करती हैं, क्योंकि इसके परिवार इकाई आधारित जो सामाजिक संरचना है वो नष्ट हो जाती है। जो LGBTQ है प्लस जो अधिकार हैं यानी कि जो समलैंगिक विवाह हैं, यानी कि जैसे लड़के लड़कों से विवाह करते हैं या फिर जो लड़की हैं लड़कियों से विवाह करती हैं, तो वह जो है इन सिद्धांतों का विरोध करती हैं। महिला प्रतिनिधित्व यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कैबिनेट है उसके अंदर केवल 2 महिलाओं को जगह दी है, जैसे कि सत्सुकी कातायामा को पहली महिला वित्त मंत्री बनाया गया है, जबकि चुनावी जो वादे हैं उनमें नॉर्डिक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने की बात भी कही गई थी। जो ये विचार है जापान के जो युवा हैं यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं उनके लिए निराशाजनक है, जो कि लैंगिक समानता की उम्मीद कर रहे थे। जो अल्ट्रा नेशनलिटी है यानी कि जो राष्ट्रवादी एजेंडा है ताकाइची का, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे हैं उनकी यह शिष्या रही हैं, और जो निप्पॉन काइगी हैं नामक अल्ट्रा नेशनलिटी जो लॉबिंग ग्रुप है उसकी यह प्रमुख सदस्य हैं, जो कि जापानी इतिहास की पुनर्व्याख्या चाहता है। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके अपराधों को कम करना जो है कम करके आंकना ही इसका लक्ष्य है। संविधान के अंदर संशोधन की बात करें तो जापान का जो शांतिवादी संविधान है जो कि अनुच्छेद 9 को यह बदलना चाहती हैं ताकि सेना जो है और मजबूत हो सके। इसकी आर्थिक नीतियों को जाने तो जो ओबोनोमिक्स है यानी कि जो उत्तेजक खर्च हैं जारी रखेंगी, लेकिन जो बैंक ऑफ जापान है उस पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाएंगी। जो चीन है उसके प्रति इसका क्या दृष्टिकोण है? जो होक न की है यह समर्थक जो ताकाइची है उसको चीन होक यानी कि कट्टर विरोधी कहा जाता है, न कि समर्थक। यानी कि यह जो है चीन की कट्टर विरोधी हैं, न कि चीन की समर्थक हैं। चीन की जो विस्तारवादी कदम है उनके खिलाफ सख्त रूप जो है ये अपनाएंगी, जो कि क्षेत्र के अंदर
तनाव को और अधिक बढ़ा सकता है। एक नज़र में जो ताकाइची है, यानी कि जो ताकाइची है उसकी प्रोफाइल यानी कि जो परिचय है उसके बारे में जाने तो इसका जो जन्म है 7 मार्च 1961 को हुआ था, जो कि नारा प्रांत के अंदर। इनकी जो शिक्षा है कोबे विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की है। और इनका जो राजनीतिक सफ़र है 1993 से सांसद, आबे सरकार में कई मंत्री पद यानी कि आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक मामले। इनका जो व्यक्तिगत है वो हैवी मेंटल जो संगीत प्रेमी है, यानी कि जो आयरन मैडेक या फिर जो ब्लैक सैबोथ है उनकी प्रशंसक रही हैं। कॉलेज में यह जो ड्रमर है वह थी। इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? गिरती जनसंख्या, आर्थिक मंदी, संसदीय बहुमत में कमी जो एलडीपी है उसको जापान इनोवेशन पार्टी के साथ गठबंधन जो है वो करना पड़ा। जो ताकाइची है इसका उदय जापान को दक्षिण पंथ की ओर ले जा सकता है, लेकिन महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उस पर सवाल खड़े करता है। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी जो है उन्हें बधाई दी है। उम्मीद है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो अभी भी मजबूत रहेंगे। तो जो ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स ईयर के जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो उनके क्वेश्चंस को जो है हम करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य जो राज्य हैं उनको पर्यवेक्षक दर्जा दे सकती हैं। दूसरा, संयुक्त जो अंतर सरकारी संगठन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रेक्षक दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थानीय पर्यवेक्षकों को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिशन बनाए रखने की अनुमति है। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो हमारा उत्तर होगा कि तीनों ही जो कथन हैं वो सही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी जो है लाइन सही वर्णित है? ए, चीन और जो जापान है यानी कि जो पूर्वी चीन सागर है इनमें द्वीपों पर समुद्री विवाद में लिप्त है। बी है, ताइवान को इन द्वीपों पर दावा है। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास जो बैंक है यानी कि जो एडीबी है उसका मुख्यालय टोक्यो में है। एडीबी का उद्देश्य एशिया पैसिफिक का जो एरिया है उसमें गरीबी उन्मूलन है। तो हमारा आंसर होगा दोनों ही जो कथन हैं वो सही हैं। जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो होगा नई त्रिपक्षीय साझेदारी का उद्देश्य जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। क्या जो ये एरिया है इसमें मौजूदा साझेदारियों को प्रतिस्थापित कर देगी? वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें AUKUS यानी कि आकुश की ताकत को और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच फिक्सिंग इज नॉट ए क्राइम इन इंडिया, BCCI हैज़ अप्रोच्ड SC टू चेंज्ड दैट। यानी कि ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है उसे जानने से पहले हम यह जानते हैं कि जो मैच फिक्सिंग है भारत के अंदर वो है क्या। दरअसल मैच जो फिक्सिंग है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खिलाड़ी, कोच या फिर जो एम्पायर हैं या फिर अन्य संबंधित जो व्यक्ति हैं खेल के परिणाम या फिर उसके जो कुछ हिस्से हैं जैसे कि स्कोर हैं, रन हैं या फिर जो विकेट है या फिर विशिष्ट घटनाएं हैं उनको पहले से तय करते हैं। आमतौर पर अवैध जो सट्टेबाजी है या फिर वित्तीय लाभ के लिए। यह क्रिकेट जैसे खेल हैं इनकी अखंडता को नुकसान पहुंचाता है और जो प्रशंसक हैं उनका भरोसा भी तोड़ता है। भारत में विशेष रूप से जो क्रिकेट है उसमें यह एक
गंभीर मुद्दा रहा है, जैसे कि 2000 में हसीए क्रोनिये स्कैंडल और 2013 में आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग के जो मामले सामने आए थे। वर्तमान में जो है इसके अंदर क्या कानूनी स्थिति है, यह जो है क्यों अपराध नहीं है, यह इसके अंदर जो कानूनी खालीपन है, यानी कि जो भारत दंड संहिता है आईपीसी या फिर जो नई बीएनएस में मैच फिक्सिंग है, उसको स्पष्ट रूप से अपराध घोषित नहीं किया गया। इसे धोखाधड़ी जो आईपीसी 420 है उसके तहत जोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन जो कोर्ट है उसने इसे अस्वीकार जो है वो करता रहा है। तो इसके क्या कारण है? तो यह जो है प्रशंसकों को भावनात्मक धोखा देता है, लेकिन कानूनी रूप से जो संपत्ति है संपत्ति की हानि होती है या फिर ठोस जो धोखा है वो अभी तक जो है इस पर साबित नहीं हो पाया है। जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था 2022 का, यानी कि जो कर्नाटक प्रीमियर लीग है यानी कि जो केपीएल है, 2018 और 19 में मैच फिक्सिंग मामले में यानी कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वी अबकर काजी एंड ओर्स जो कोर्ट है उसने खिलाड़ियों जैसे कि अबरार काजी या फिर जो सीएम गौतम है उनके खिलाफ आईपीसी 420 और साजिश 120 बी का जो मुकदमा है वो रद्द कर दिया था। कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मैच फिक्सिंग है उसकी अनैतिक और अनुशासनहीनता जो है उसको यह दर्शाता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। जो बीसीसीआई है इसकी अनुशासनिक कार्रवाई जो है वो करनी है। तो यह जो है मानसिक भ्रष्टाचार जो है वो हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने के यह लायक नहीं है। जो बीसीसीआई है इसकी भूमिका के बारे में देखें तो इसकी जो भूमिका है वो सीमित नज़र आ रही है, यानी कि जो बीसीसीआई है इसका एंटी करप्शन जो यूनिट है इसकी जांच करता है और इस पर बैन भी लगाता है। उदाहरण के लिए 2013 के अंदर जो आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग है उसमें श्री संत को लाइफ बैन जो है वो किया था, बाद में इसको कम किया गया, लेकिन यह जो सिविल कार्रवाई है आपराधिक नहीं है। हाल ही में अप्रैल 2025 के अंदर मुंबई T20 जो लीग है उसके मालिक गुरमीत सिंह बामरा को लाइफ टाइम बैन लगाया गया, लेकिन उसे जो है कोई जेल नहीं हुई। इनके जो पिछले प्रयास हैं उनकी विफलताओं को जानते हैं। जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है 276 जो कि 2018 में आई थी, तो जो मैच फिक्सिंग है इसको अपराध बनाने और 7 साल तक जेल की जो सिफारिश है वो की गई थी, लेकिन संसद के द्वारा ऐसा कोई भी जो कानून है उसको नहीं बनाया गया था। जो लोधा कमेटी है 2016 के अंदर तो इसे अपराध घोषित करने की सलाह दी थी, लेकिन लागू नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तुलना जो श्रीलंका है और ऑस्ट्रेलिया है उसमें यह अपराध है, लेकिन भारत में नहीं है। जो बीसीसीआई है उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या कदम उठाया गया है? तो जो कर्नाटक सरकार है उसने हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ अपील की है। बीसीसीआई ने 14 अक्टूबर 2025 को हस्तक्षेप जो याचिका है वो दायर की थी। जो बीसीसीआई का तर्क है 16 अक्टूबर 2025 को सुनवाई हुई थी उसके अंदर, तो जो मैच फिक्सिंग है आईपीसी 415 से 415 और जो 417 है धोखाधड़ी के दायरे में आता है, क्योंकि यह प्रशंसकों और जो स्पॉन्सर्स हैं या फिर टिकट के खरीदार हैं या फिर कोई विज्ञापन दाता है उनको धोखा देता है। जो बीसीसीआई है उसने कहा है कि हमारा आंतरिक कोड जो है वो पर्याप्त नहीं है, कानूनी सज़ा जरूरी है ताकि जो खेल है उसकी अखंडता बनी रहे। यह लॉ कमीशन की जो सिफारिश है उसका हवाला भी देता है। जो जस्टिस सूर्यकांत या फिर ज्योमला
बागची हैं, उनकी बेंच ने एडवोकेट जो शिवम सिंह हैं उनको एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। कोर्ट ने बीसीसीआई को अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा और 4 हफ्ते पहले यानी कि नवंबर 2025 तक जो है 4 हफ्ते बाद तक का जो समय है इनको दिया गया है। तो कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की गई है कि कोर्ट ने कहा है कि जो वर्तमान कानून है इसमें यह अपराध नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के हस्तक्षेप में जो है बहस जो है वो और भी अधिक गहरा गई है। तो फैसला जो है वो लंबित है, यानी कि अगली सुनवाई यानी कि नवंबर में जो संभावित फैसला है वो सुनाया जाएगा। जो सरकारी भूमिका है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से बैटिंग मैच जो फिक्सिंग है उसको रोकने के उपाय पर जवाब मांगा है अप्रैल 2025 के अंदर, लेकिन कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। हरियाणा ने 2025 में जो पब्लिक गैम्बलिंग बिल है वो पेश किया है जो कि 3 से 5 साल जेल है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। जो संभावित प्रभाव है या फिर भविष्य अगर कोर्ट के पक्ष में है तो क्या होगा, तो जो मैच फिक्सिंग है उसको धोखाधड़ी के तहत अपराध माना जा सकता है, या फिर जिससे जो पुलिस है एफआईआर या फिर उसकी जांच और जो जेल है यानी कि 7 साल तक की जो जेल है वो संभव है। यह आईपीएल या फिर बीसीसीआई को मजबूत बनाएगा। इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो जो खिलाड़ी हैं यूनियंस जैसे कि आईपीसी हैं इसका विरोध कर सकते हैं, कहते हुए कि यह ओवर क्रिमिनलाइजेशन है। संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, तो एक पीआईएल में ऑनलाइन बैटिंग ई स्पोर्ट पर बैन की मांग जो है 22 अक्टूबर 2025 को की गई, जहां पर एससी ने केंद्र से जवाब मांगा है। यह मैच जो फिक्सिंग है उसी से जुड़ा हुआ है। तो जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा कमज़ोर वर्गों के जो कष्ट हैं उनको समाप्त करने में खराब प्रदर्शन पर केंद्र सरकार अक्सर शिकायत करती रहती है। जो राज्य सरकारें हैं उनको मजबूत करने के लिए क्या जो कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।